हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूपीएसएससी जेई का जो पेपर हुआ है 16 अप्रैल को। पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को और क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन होनी चाहिए वो भी देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ एनर्जी इन माइक्रो ईडीएम प्रोसेस बेस्ड ऑन। कह रहा है कि माइक्रो ईडीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें अगर माइक्रो ईडीएम है तो उसमें कौन सी टाइप की एनर्जी यूज की जाती है। माइक्रो ईडीएम में थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज की जाती है जिसमें हीट का जो डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चूज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग एनालिसिस ऑफ रेट एट कंस्ट्रक्शन। अब कह रहा है कि एस्टिमेटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला काम होता है टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑन लोकेशन, बिल्कुल सही। दूसरा है टू फाइनलाइज द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट, ऑफ कोर्स। थर्ड है टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइड वर्क, राइट। टू नो द अल्टरनेटिव टू ऑप्टिमाइज। अल्टरनेटिव जानने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज एस्टिमेटिंग मीन्स कितनी क्वांटिटी किस चीज की है, कितने लेबर्स लगेंगे, एक्सकवेशन में कितनी क्वांटिटी लगेगी, एक्चुअल कॉस्ट कितना लगेगा, जो करंट रेट है उससे हम मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं और फाइनल करने के लिए कि लेबर का रेट ये रहने वाला है, ये सब चीज हम इससे फाइंड करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन अल्टरनेटिव सोर्स क्या हो सकता है, इसका ये प्रोसेस नहीं, इसका ये पर्पस नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा 1 2 3। नेक्स्ट इज चूज एप्रोप्रिएट मिक्स्ड डिजाइन ग्रेड एज पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 4 5 6 का ग्रेड देखें टेबल नंबर 2, तो कह रहा है कि एज पर आई एस 4 5 6 टेबल नंबर 2 में ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड हैं 10 15 एंड 20। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एप्रोप्रिएट मिक्स्ड डिजाइन का ग्रेड कौन सा है ऑर्डिनरी के लिए। तो ऑप्शन सी M10 M15 एंड M20। तो आपको इसमें से डिफरेंट ग्रेड भी याद रखना है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर कौन कौन से ग्रेड हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट के कौन से ग्रेड हैं और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन से ग्रेड है। जो अमेंडमेंट 2013 में हुआ था अमेंडमेंट 4, उसमें M60 को शिफ्ट कर दिया गया था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से स्टैंडर्ड कंक्रीट में, और ये M80 से M100 तक इंक्रीज कर दिया गया था। क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि M60 को किसमें शिफ्ट किया गया है, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट किया गया है। और कभी कभी पूछते हैं कि कितने नंबर हैं, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 ग्रेड्स हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड्स हैं ये पूछते हैं, सिमिलरली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितने ग्रेड हैं ये पूछते हैं। तो जनरली 8 ग्रेड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। कौन सी ऐसी सॉइल है जिसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन मतलब काफी कम समय के अंतराल पे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब कौन सा, जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, जिसकी सॉइल की वाटर रिटेंटिविटी सबसे कम हो। दैट मीन्स सैंड इज द बेस्ट एग्जांपल हियर। अगर ग्रेवल होता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पे ग्रेवल नहीं है। लूमी, सिल्ट एंड क्ले, दीज ऑल आर फाइन सॉइल। सो इन सब की रिटेंटिविटी ज्यादा होगी सैंड के मुकाबले, सो सैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफाई द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैरिंग आउट ब्रिक वर्क ऑन साइट। तो अगर हम ब्रिक वर्क साइट पे कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला क्या कह रहा है, ब्रिक शुड बी कंप्लीटली ड्राई व्हाइल क्रिएटिंग अ वॉल। जब हम वॉल बना रहे हैं तो ब्रिक कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। दूसरा है नो ब्रिक वर्क शैल बी कैरीड आउट ड्यूरिंग रेन अनलेस स्पेशल अरेंजमेंट आर मेड टू प्रोटेक्ट द ब्रिक वर्क फ्रॉम रेन फॉर 24 आवर। क्या ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए अगर रेन हो रहा है तो, अनलेस कि अगर कोई अरेंजमेंट है जिसमें रेनफॉल का इफेक्ट नहीं होगा 24 आवर के लिए, एटलीस्ट हमें ब्रिक वर्क को रेनफॉल से बचाना है। तीसरा है फ्रेश सीमेंट मोटार शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर ऑफ मिक्सिंग। तो हम सभी को पता है कि सीमेंट मोटार की जो इनिशियल सिटिंग टाइम होती है वो होती है 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर यूज हो जाना चाहिए, 24 आवर यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, अब पूछा है यहाँ पे कि ब्रिक शुड बी कंप्लीटली ड्राई व्हाइल क्रिएटिंग वॉल। नहीं, ब्रिक ड्राई नहीं होना चाहिए। ब्रिक को हम क्या करते हैं, पहले 4 to 6 आवर के लिए वाटर के अंदर सोक करते हैं। क्यों,
ताकि मोर्टार के अंदर से वो वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, इसके लिए। तो ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए 4 to 6 आवर के लिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तब इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है, तो ओनली बी इज द राइट आंसर। सो हो जाएगा इसका आंसर बी। दैट मीन्स कि कोई भी ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए अगर रेनिंग सीजन है, और अगर कर भी रहे हैं तो प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए ब्रिक वर्क को बचाने के लिए रेनफॉल से 24 आवर के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द लीस्ट एक्यूरेट मेथड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस टू कैरी आउट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। टेबल को ओरिएंट करने के लिए सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? तो देखिए हम जानते हैं कि प्लेन टेबल को ओरिएंट करने का मीन्स कि जो ऑलरेडी लाइंस ड्रॉन है हमारे प्लेन टेबल पे उसके रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल लाइंस हैं उसके रिस्पेक्ट में दोनों को पैरेलल करना, ये होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन किसके थ्रू करते हैं? बैक साइटिंग के थ्रू करते हैं, ट्रफ कंपास के थ्रू करते हैं, रीसेक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये सभी मेथड है। अब इसमें से जो लिस्ट एक्यूरेट है वो कौन सा है? ट्रफ कंपास वाला, मतलब मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल से जो हम करते हैं वो सबसे लिस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस आर टू मच अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। सेकेंड नंबर पे जो एक्यूरेट होता है वो होता है बैक साइटिंग, और सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? रीसेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the name of the building material which is used for construction that hardens, sets and adhere to other material to bind them together? तो ये तीन काम किसका है? जो हार्ड भी होता है, सेट भी होता है और एडर करता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को एक साथ जोड़ता है, वो काम किसका है? सीमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of pollution is primarily responsible for causing headache and high blood pressure problem? तो हेडेक, सर में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कौन सी पोल्यूशन की वजह से होता है? लैंड पोल्यूशन की वजह से। लैंड पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो, कोई ऑयल लीकेज हो, इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया कंटामिनेशन, या फिर वाटर में सीवेज का कोई डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो सॉइल पोल्यूशन, तो लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जनरली सिनोनिम्स होते हैं। लास्ट वन है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? फैक्ट्री की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, व्हीकल की मूवमेंट की वजह से। तो नॉइज पोल्यूशन क्या कॉज करता है? हेडेक एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं वो। तो नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मशीनरी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्वरिंग। क्वरिंग प्रोसेस में स्टोन की क्वरिंग जब करते हैं, बाहर निकालते हैं स्टोन को, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? डोजर, साइड डिस्चार्ज लोडर, बैकहो एंड ड्रैग लाइन। एक बार हम सभी इंस्ट्रूमेंट को फटाफट देख लेते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या वर्क होता है। देखिए ये है पावर शॉवल। पावर शॉवल में जो कुल्हाड़ी होता है ये उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो ये बेसिकली डिगिंग के लिए यूज करते हैं। ये है ड्रैग लाइन। तो ड्रैग लाइन बेसिकली अंडर वाटर के लिए यूज करते हैं। तीसरा है हो, ये क्या है? बुलडोजर या फिर डोजर जिसे बोलते हैं, बुलडोजर। और ये क्या है? काम सेल, काम सेल। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमने देखा। अब ये कौन सा है इसमें से? ये है बैकहो। क्या है? बैकहो। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 2 लीटर ऑफ अ लिक्विड वेइंग 8 न्यूटन। कह रहे स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इसको हम यूनिट वेट भी कहते हैं। और यूनिट वेट क्या होता है? वेट, सॉरी वेट नहीं, फोर्स। बेसिकली वेट भी फोर्स ही है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो फोर्स। तो अब हमें क्या करना है? ये तो फोर्स हमें गिवन है और वॉल्यूम हमें ये गिवन है 2 लीटर। तो इसको डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम देखिए 8 न्यूटन है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को 2000 से, ठीक है 2000, और यहाँ पे 8 न्यूटन है तो 8 न्यूटन, और 2 लीटर, तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे 2002, और तो ये हो जाएगा 4000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 लीटर पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4000, तो हाफ हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इज अनडिजायरेबल फॉर अ गुड ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, फाउल गैस को अवॉइड करने के लिए सीवर लाइन में, जनरली होम में या फिर मेन सीवर लाइन वहाँ पे। तो कह रहा है कि कौन सा रिक्वायरमेंट अनडिजायरेबल है, जो कि हमें नहीं चाहिए। सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एडिक्वेट वाटर सील होना चाहिए। एडिक्वेट वाटर सील में भी कितना होना चाहिए, 50 mm तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब मोर देन 50 mm तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस आर रफ। रफ नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि वाटर स्मूथली फ्लो हो सके। कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली क्लीन्ड, ये होना ही चाहिए। तो सी इज द अनडिजायरेबल थिंग, हमें रफ नहीं, हमें स्मूथ चाहिए, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 20 मेगापास्कल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ एवरेज। तो टाउ मैक्स पूछा है, 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 20, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 30 मेगापास्कल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which term is used for a beam that has more than 2 span and more than 3 supports? More than 3 supports and इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बीम। कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, एक तरफ से फिक्स है दूसरी तरफ से फ्री है। सिंपली सपोर्टेड किसको बोलते हैं, एक तरफ से हिंज है दूसरी तरफ से रोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following method of designing a RCC structure is based on linear or classical elastic theory? elastic theory पे कौन सा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड किस पे है, यील्ड लाइन थियरी पे बेस्ड है बेसिकली स्लैब के लिए। इसको किसने दिया था, वेस्टरगार्ड ने। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को किसने दिया था, वेस्टरगार्ड ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लिमिटेशन मेथड को किसने दिया था, जॉनसन ने। नेक्स्ट है 27, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट, डायमीटर गिवन है। तो सर्कुलर प्लेट है, इसको वर्टिकली इमर्ज किया गया वाटर में, जिसकी सेंटर सीजी की डेप्थ यहाँ से कितना गिवन है, 4 मीटर, और इसका डाया गिवन है 2.5 मीटर। तो यहाँ से क्या पूछा है कि टोटल प्रेशर, तो बहुत ईजी, टोटल प्रेशर पूछा है। टोटल प्रेशर क्या होता है, गामा इंटू एरिया इंटू सीजी, ठीक है। तो गामा को मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा कितना 9.81 वाटर के लिए, इंटू एरिया, एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी हमें गिवन है 2.5, तो ये आएगा 4.9, और सीजी की डेप्थ 4 मीटर गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 192.61 के अप्रोक्स, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। देखिए 0.002 से अगर छोटा है तो क्ले है, 0.002 से लेके 0.075 है तो क्या है, सिल्ट है, ठीक है। 0.075 से 2 तक हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, और 4.75 से लेके 80 तक को क्या बोलते हैं, ग्रेवल, और 80 से ग्रेटर हो तो कोबल, ठीक है। तो हो गया, इसको आप मैच कर दीजिए, जो भी मैच कर रहा है। D1, तो D1 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट रिलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। देखिए टोटल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस मीन्स कि टोटल स्ट्रेस मीन्स कि जो टोटल लोड है स्ट्रक्चर पे वो, इफेक्टिव स्ट्रेस मीन्स कि उस लोड का कितना प्रोपोर्शन सॉइल कैरी कर रहा है, और वाटर प्रेशर मीन्स उस लोड का कितना प्रोपोर्शन वाटर कैरी कर रहा है। अब यहाँ से क्या पूछा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस और वाटर प्रेशर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग इज ओवर, the demolished material like steel, brick and etc. will retrieve a certain value. What is the value is called? देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट काम में आता है। अगर करें डिमोलिश्ड कंडीशन में, अगर मान लो बिल्डिंग का लाइफ ओवर हो गया, उसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, अब उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उसका जो कॉस्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, अगर मतलब
डिसमेंटल किए हुए बिना जो उसकी कुछ न कुछ कॉस्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। सैल्वेज वैल्यू मींस विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, और विद डिसमेंटल्ड मतलब डिमोलिश करने के बाद जो कॉस्ट बनता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रैक कॉज ड्यू टू श्रिंकेज इन मेसनरी वॉल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एक्सेस यूज ऑफ रिच सीमेंट। क्रैक जो होता है मेसनरी वॉल में, क्या उसको कम कर सकते हैं? एक्सेस यूज नहीं, एक्सेस की जगह लेस यूज। अगर हम कम यूज करेंगे रिच सीमेंट का तब हो सकेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्रैक इन मेसनरी कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय डिलेइंग प्लास्टर वर्क अंटिल मेसनरी हैज ड्राइड आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग हैज अंडरगोन मोस्ट ऑफ द इनिशियल श्रिंकेज। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें क्रैक कम से कम चाहिए तो पहले हम मशीनरी को कम्प्लीटली श्रिंक होने देंगे, उसके बाद हम प्लास्टिंग वर्क करेंगे, ताकि जो भी श्रिंकेज होना था वो हो गया, तो अब आपको क्रैक कम से कम दिखेगा। ये भी ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पे एक्सेस की जगह लेस कर देते तो सही हो जाता। तो यहाँ पे आएगा ओनली बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part is placed exactly opposite to object vane in prismatic compass? Prismatic compass क्वाड्रेंटल बियरिंग करता है, सॉरी होल सर्कल बियरिंग करता है, 0 to 360 डिग्री तक मेजर करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है इससे, प्रिज्मेटिक कंपास के इसका जीरो एंड कहाँ पे होता है? तो जीरो एंड होता है साउथ पे। अब आते हैं एक बार डायग्राम देखते हैं। ये है प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट वेन 13 नंबर है, ऑब्जेक्ट वेन, इसके सामने क्या होता है? ये प्रिज्म है। 9 नंबर क्या है? प्रिज्म। 9 नंबर क्या है? प्रिज्म। इसके सामने सामने क्या होता है? प्रिज्म होता है, और उसके बाद होता है आई वेन। ठीक है, तो ये इसके सामने क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? रीडिंग और साइटिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं हम, ये इसका बेनिफिट भी है कि एक साथ हम साइटिंग भी कर रहे हैं और रीडिंग भी देख रहे हैं। यही होता है प्रिज्म का बेसिक बेनिफिट, जो कि सर्वेयर कंपास में नहीं होता है। नेक्स्ट है द मास डेंसिटी ऑफ एन आयल इज 530 kg per meter cube. व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? मास डेंसिटी देखिए क्या होता है, मास डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये किसका रिलेशन है? मास डेंसिटी का। ठीक है, जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं सिंपली। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है कि उस मटेरियल की डेंसिटी, उस मटेरियल किसी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी के बीच में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पूछा, तो यहाँ पे रो एम की वैल्यू गिवन है आपको और आर डी पूछा है, तो यहाँ पे रो एम की वैल्यू डाल दीजिए 530, और रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द करेक्ट रिलेशनशिप। करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है? एसआई सिस्टम में सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, एकदम सही है। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन होता है, ओनली न्यूटन। एसआई सिस्टम में प्रेशर किसमें होता है? प्रेशर न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर होता तो सही होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इन एसआई सिस्टम पावर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क की भी यूनिट यही होती है, जूल की भी यूनिट यही होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता तो ये सही होता। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following statement are correct with respect to reinforced brickwork according to IS 10440 1983 code of practice of construction of RB and RBC floor and roof। इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, देखते हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a brick shall be thoroughly saturated by submerging them in clear water at least 4 hours before use। ये सही है, मैं तो क्लॉज भी दिखाऊंगा। The formwork for RB and RBC floor of roof shall not be removed before 14 days। ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 1:1 नहीं 1:3 होता है। और the rod should be kept in touch with brick नहीं, तो ऑप्शन 1 and 2 ओनली सही है, 1 and A and B। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लॉज IS कोड का। देखिए ये 4 क्लॉज है, 3 क्लॉज जो इसके लिए है। रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क कितना है? शैल नॉट बी रिमूव्ड बिफोर 14 डेज, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 था। स्पेसिंग ऑफ ब्रिक में क्या दिया हुआ है कि कितना सीमेंट मोटा रखना है? 1:3 का रेशियो रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक को कितने टाइम तक इमर्ज करना है? 4 to 6 आवर, और 15 to 20 मिनट पहले, जब हमें यूज करना है उससे 15 to 20 मिनट पहले उसको बाहर निकाल लेना है,
ताकि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, तो फिर ये तो 14 डेज वाला सही है ऑप्शन, और ये भी सही है, एटलीस्ट 4 to 6 आवर क्वेश्चन में कोड में गिवन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, तो ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द वेट ऑफ सॉइल सैंपल एंड वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सॉइल सैंपल का वेट 30 kg दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 kg। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स। देखिए 3 फेज डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जब, तो एक तरफ हम वेट लिखते हैं, ये होता है वेट ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है। ठीक है, और ये वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज कंसिडर की जाती है, लेकिन जब हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, तीनों कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम तीनों का कंसिडर किया जाता है, वाटर, सॉलिड और एयर का, लेकिन वेट सिर्फ दो का ही कंसिडर किया जाता है, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, बिकॉज द वेट ऑफ एयर इज कंसिडर्ड एज निग्लिजिबल, इसलिए। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 30 kg, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 kg, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 20 kg। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ बीम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट कौन सा है, कैंटिलीवर, डिटरमिनेट, सिंपली सपोर्टेड बीम, डिटरमिनेट, 3 हिंज आर्च, डिटरमिनेट, कंटिन्यूअस बीम, इनडिटरमिनेट। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम भी डिटरमिनेट होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता तो वो भी होता इनडिटरमिनेट बीम, फिक्स बीम होता तो वो भी होता इनडिटरमिनेट बीम, 2 हिंज आर्च होता 3 इंच की जगह तो भी इनडिटरमिनेट बीम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर अ वॉल विद लेंथ एंड हाइट। लेंथ 10 फीट का है, हाइट भी 10 फीट है, थिकनेस दिया हुआ है 200 mm, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, वॉल्यूम ऑफ वॉल की जगह इसमें वॉल्यूम ऑफ, अगर ब्रिक होता तो थोड़ा सही होता, यूजिंग द, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया हुआ है, अगर इसके आधार पर हम वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड करें तो क्या होगा, फीट में फाइंड करना है, तो 10/10, तो ये फीट हो गया, और 200 mm में है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग फीट में तो क्या आ जाएगा, 0.0032, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 64 के आसपास। तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, 66, तो हम इसको टिक करते हैं, बट ये इनकरेक्ट आंसर है, याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक का क्या होता है, अगर काइनेमेटिक पूछा होता तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेमेटिक मतलब न्यू का हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और म्यू का हो गया ये। और यहीं पे अगर एसआई की जगह सीजीएस में पूछा होता है या एमकेएस से पूछा होता तो डायनामिक क्या होता है, पॉइस, और काइनेमेटिक होता है स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, मैच द फॉलोइंग यूनिट्स विद देयर रिस्पेक्टिव कन्वर्जन। ये तो बहुत इजी है, आप किसी का भी जानते हो तो काम हो जाएगा आपका। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ये हम सभी जानते हैं। 1 माइल में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, या फिर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड में 0.91 मीटर्स होता है, और 1 एकड़ में 0.40 हेक्टेयर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट का हो जाएगा सी, फर्स्ट सी। फर्स्ट का सी दो ऑप्शन में है, सेकंड का ए, मतलब फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क बाय मिड सेक्शन फार्मूला। मिड सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि दोनों ऑर्डिनेट, जो एंड ऑर्डिनेट है उसके बीच में हम एवरेज एक फाइंड कर लेंगे, एवरेज हाइट, और उसको यूज करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मिड सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेक्शन। मान लो ये 2 एंड है, और यहाँ पे सेंटर में हमने इसका हाइट फाइंड किया है, तो इसको यूज करके, एवरेज को यूज करके हम पूरा का एरिया फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज रिप्रेजेंटिंग कंबाइंड फुटिंग। ये क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग, कौन सा, स्लोप्ड फुटिंग है।
ये क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग या फिर पैड फुटिंग बोल सकते हैं। आइसोलेटेड ही है, स्लोप फुटिंग में आएगा, या फिर पैड फुटिंग। ये चूंकि पिक्चर में मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, ये भी आइसोलेटेड ही है। ये है कंबाइंड फुटिंग, जिसमें दो या जनरली हम दो कॉलम का फुटिंग एक में कंबाइन कर देते हैं, जब ओवरलैप हो या एक कॉलम पे ज्यादा फोर्स हो, एक कॉलम पे कम फोर्स हो, इसेंट्रिसिटी आ रही हो, उस केस में हम कंबाइन करते हैं। तो दिस इज कंबाइंड। In which of the following method the ingredient of concrete are estimated and mixed with both weight and volume according to the mixed design? कह रहा है कि कौन से में वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग दोनों करते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेचिंग। बैचिंग में क्या होता है, इंग्रेडिएंट को प्रोपोर्शन करके और एक साथ लेना कि कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट, कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना वाटर। तो वेट मिक्सिंग होता है और एक होता है वॉल्यूम मिक्सिंग। वेट में हम वजन करके लेते हैं और वॉल्यूम में वॉल्यूम मेजर करके किसी एक फ्रेम से लेते हैं। तो ये सब होता है बैचिंग का वर्क। नेक्स्ट है, यू हैव टू एस्टिमेट द प्लिंथ एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है कि प्लिंथ एरिया मेथड में कौन सी चीजों का एरिया हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो कोर्टयार्ड एरिया कंसीडर नहीं करते हैं, और क्या कंसीडर नहीं करते हैं, पोर्च कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, पोर्च कंसीडर नहीं करते हैं, और क्या कंसीडर नहीं करते हैं, ओपन एरिया, अगर कोई ओपन एरिया उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं, बालकोनी कंसीडर नहीं करते हैं, लोफ्ट कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि प्लिंथ एरिया मेथड में हम किन किन का एरिया कंसीडर नहीं करते हैं। वॉल का एरिया कंसीडर करते हैं, ये सब चीज आपको याद रखना है। बरांडा कंसीडर किया जाता है, रूम का एरिया, वॉल थिकनेस कंसीडर किया जाता है। तो कोर्ट यार्ड एरिया, पोर्च होता है, बालकनी होता है, लोफ्ट होता है, तो ये सब कंसीडर नहीं करते हैं। Which among the following is a false on-site reduction of air pollution? कौन सा फॉल्स है, ऑन साइट रिडक्शन एयर पोल्यूशन में नहीं करता है? तो ये है हाई सल्फर डीजल। अगर हाई सल्फर डीजल यूज कर रहे हैं तो वो पोल्यूशन को और बढ़ाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को इमिट करके। रिन्यूएबल यूज करेंगे तो घटाएगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उससे भी घटेगा एयर पोल्यूशन, और वेस्ट मटेरियल को अगर हम बर्न नहीं करेंगे उससे भी एयर पोल्यूशन घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट सर्विस यूनिट फॉर स्कूल बिल्डिंग। याद रखिए यहाँ पे सर्विस यूनिट पूछा है, स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग में होता है पर क्लासरूम होता है, इसमें कई सारी चीजों का पूछते रहते हैं बार बार। अगर आपको स्कूल रूम का पूछते हैं तो स्कूल के लिए होता है क्लासरूम, हॉस्पिटल के लिए होता है बेड, नंबर ऑफ बेड, ठीक है, हॉस्पिटल के होता है नंबर ऑफ बेड। अगर थिएटर के लिए पूछते हैं, अगर थिएटर के लिए या सिनेमा हॉल के लिए पूछते हैं तो पर सीट होता है, सीट पर सीट। वाटर टैंक के लिए होता है पर लीटर में। तो ये सब आपको याद रखना है। स्कूल के लिए पर क्लासरूम। मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम एज पर 456 2000। देखिए इस कोड में कहीं भी कोई क्लॉज नहीं है कि आरसीसी कॉलम की साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। हाँ साइज है फायर रेजिस्टेंस के आधार पे, तो फायर रेजिस्टेंस के आधार पे तो उसको अगर कन्वर्ट करते हैं हम तो 9 इंच बाई 9 इंच आता है, 230 बाई 230 mm, ठीक है, 230 बाई 230 mm। तो 9 इंच बाई 9 इंच इज द मिनिमम साइज ऑफ, हाँ मिनिमम डायमीटर है 12 mm गिवन है। मिनिमम नंबर ऑफ बार है 4 and 6, 4 फॉर रेक्टेंगुलर, 6 फॉर सर्कुलर कॉलम, वो सब गिवन है स्पेसिफिकेशन में। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट कन्फर्मिंग टू देयर रिस्पेक्टिव आईएस कोड। देखिए लेटेस्ट जो कोड आया है 269 वो तीनों ही ग्रेड को कवर करता है नए कोड में। तो 15 का जो कोड है 269 वो तीनों ही ग्रेड को कवर करता है। बट ओल्डर कोड में क्या था, 269 किसके लिए था, 33 के लिए, और 12267 किसके लिए था, 53 ग्रेड के लिए, और 43 ग्रेड के लिए क्या था, 8112, ठीक है। तो C3 को मैच कर रहा है, C3 को मैच कर रहा है, A2 को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सुटेबल सर्विस यूनिट फॉर हॉस्पिटल, हमने अभी डिस्कस किया हॉस्पिटल के लिए पर बेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। देखिए सबसे जो प्राइमरी लेवल पे है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, निट्रस ऑक्साइड, ये है प्राइमरी। जिसमें से CO2 सबसे मैक्सिमम कितना परसेंट है, CO2 79%। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, ऐसे गैस जो हीट ट्रैप को हाउस करते हैं, जो हीट को ट्रैप करते हैं इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। O2 का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है 79%। अगर न्यूट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन है 7%, ठीक है। और अगर फ्लोराइड की बात करें तो इसका कंटेंट है
इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3% और मीथेन का कंट्रीब्यूशन है 11%। तो सबसे हाईएस्ट कौन किसका है? CO2 का। सेकंड नंबर पे है मीथेन का। तो इसमें से कौन सा है? निट्रस ऑक्साइड है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है। तो क्या पूछा है? नहीं कौन सा है? तो नाइट्रोजन नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट टू द अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यहाँ पे अल्टीमेट या फाइनल पूछता या फिर आफ्टर 1 ईयर पूछता तो भी आंसर ये होता C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है? इनिशियल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिलाइट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सल्फेट अटैक से प्रोटेक्शन देता है थोड़ा बहुत, स्ट्रेंथ में इसका कोई रिलेशन नहीं। जिप्सम क्या करता है? इनिशियल 30 मिनट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसको प्रोवाइड करता है। कितना परसेंट होता है? 4 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग प्रपोज्ड टू मेड RCC विद अ फ्लोइंग डेटा। आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है। टोटल प्लिंथ एरिया गिवन है 120 मीटर स्क्वायर, बिल्टअप एरिया है, प्लिंथ एरिया रेट गिवन है 6000। बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन आ जाएगा ए। प्लिंथ एरिया क्या होता है? बाहर का बिल्टअप एरिया जितने पे घर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौन सा सॉइल और कौन सा ओरिजिन है वो बताइए। टॉलस क्या होता है? ग्रेविटी के थ्रू बनता है। जो टॉलस किसको बोलते हैं? जो ग्रेविटी के थ्रू बने। लूज क्या होता है? विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट को बोलते हैं लूज। लैक्टोस्ट्राइन सॉइल किससे बनता है? लेक से। एओलियन सॉइल किससे बनता है? एयर से। और स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किसके वजह से बनता है? ग्लेशियर की वजह से। ठीक है, तो 1 का डी आंसर आ जाएगा इसमें ए। ठीक है, एज पर द स्पेसिफिकेशंस 1068 ऑल द वेस्ट फिटिंग इन अ बेसिंग सेल बी। कौन से मटेरियल से ग्लेजिंग करनी है? ये होता है निकल क्रोमियम की ग्लेजिंग की जाती है ग्रेड बी के लिए, निकल क्रोमियम की NiCr, इसकी ग्लेजिंग की जाती है ग्रेड बी के लिए। Which of them among the following is a reason for concrete scaling? concrete scaling क्या होता है? अगर कंक्रीट को फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑप्शन में डालते हैं और हम प्रॉपर एयर इंट्रेनमेंट कंक्रीट यूज नहीं करते हैं तो ऊपर से धीरे 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 क्रैक फॉर्म होने लगता है और मटेरियल ब्रेक होने लगता है, उसको बोलते हैं स्केलिंग। तो इसका मेजर रीजन क्या है? एक्सपोजर टू कंक्रीट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल बिफोर कंक्रीट गेन्स द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसको गेन नहीं किया, उससे पहले हमने उसको डाल दिया, तो ये डिमेरिट आता है। यूज ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो नहीं, हाई वाटर सीमेंट रेशियो। अगर यहाँ पे हाई होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। क्यूरिंग फॉर लॉन्गर पीरियड नहीं, क्यूरिंग फॉर अगर लेस होता तो भी ये ऑप्शन सही हो जाता। लेट डाइंग नहीं, यहाँ पे अगर अर्ली अर्ली ड्राइंग होता तो भी ऑप्शन ये सही हो जाता। तो ये सब ऑप्शन सही नहीं है, बट आपको याद रखना कि यार सही ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे अगर इसमें ये होता तो। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेल लाइन, नया रेल लाइन बनाना है वैली पे, वही भी सरफेस है, इस तरह का सरफेस है। कह रहे कि कौन सा इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें कि सबसे कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगे। तो याद रखिए, कटिंग का वर्क और फिलिंग का वर्क जब बराबर हो जाएगा तो सबसे कम कॉस्ट लगेगा। क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फिलिंग, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर वॉल। नंबर ऑफ ब्रिक के लिए क्या क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम ऑफ वॉल चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक भी चाहिए, और डिटेल्स ऑफ ओपनिंग चाहिए। लेबर की जरूरत नहीं है, आइटम की जरूरत नहीं है, और प्लांट की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीज चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स, पहले हम फाइंड कर लेंगे तो टोटल वॉल में कितने ब्रिक्स आएंगे वो, फिर हम ओपनिंग की जो डायमेंशन है उसमें से कितने ब्रिक आते उसको माइनस कर देंगे तो टोटल हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो 1 2 3 इज द रिक्वायर्ड वन, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका। सिलिका का परसेंटेज कितना होता है? 50 to 60%। इसमें ब्रिक में 15 to 17% होता है एल्यूमिना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड इज मेड ऑफ हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ गुड क्वालिटी। तो मार्किंग के लिए कौन सा होता है? ये क्या है? वुडन पेग है। ये किसके लिए? सेंटरिंग के लिए। ये क्या है? रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड ये होता है मार्किंग के लिए। ये क्या है? एरोज, ये किसके लिए होता है? चेन पॉइंट के लिए, एक चेन खत्म होने के बाद हम यूज करते हैं। ये क्या है? प्लम बॉब, ये किसके लिए होता है?
वर्टिकलिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेटल रॉड भी ऐड कर सकते हैं, वायर भी ऐड कर सकते हैं और मेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। पैरेललिज्म इज अ प्रिंसिपल यूज्ड इन विच states that all the rays drawn through various details should pass through a service station। किसका प्रिंसिपल है? It is a very popular principle of plane table surveying। ठीक है, किसका है? plane table surveying। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द assumption under the Simpson rule, सिम्पसन रूल जो एरिया और वॉल्यूम के लिए होता है, द बाउंड्रीज बिटवीन बोथ ऑर्डिनेट क्रिएट्स अ, कौन सा क्रिएट करता है? पैराबोलिक। तो अगर दो के बीच में बहुत डिफरेंस हो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट नहीं हो रहा हो, तो ये पैराबोला से अगर ज्वाइंट हो रहा हो इस तरह से, तब हम यूज करते हैं सिम्पसन रूल। सिम्पसन कौन सा? 1/3 रूल यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रेपेजॉइडल में कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइंट हो रहा हो तो उसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिनेरियो इन विच सिम्पसन रूल इज मोस्ट एक्यूरेट। याद रखना है आपको, अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन द स्ट्रेट फॉर्म अ पैराबोलिक आर्क, और ऑर्डिनेट के नंबर क्या हो? ऑर्डिनेट के नंबर इवन हो, और नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जो हो वो हो इवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में कौन सा एडवांटेज नहीं है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील की वजह से होता है, डक्टिलिटी भी बढ़ती है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, ये वैसे भी होता है, इसकी स्टील की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। अलाउ इजी फैब्रिकेशन नहीं, इसमें फैब्रिकेशन और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डी एक ऐसा एडवांटेज नहीं है स्टील की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tube well is inadequate for very fine sand strata because in its case screening openings are likely to be get chalked easily। तो देखिए कौन से टाइप का ट्यूबवेल होता है जनरली, हम देख लेते हैं पहले एक बार फिगर में फटाफट। देखिए तीन टाइप के जनरली ट्यूबवेल होते हैं। ये होता है स्ट्रेनर टाइप, ये होता है कैविटी टाइप, स्ट्रेनर टाइप, कैविटी टाइप एंड स्लॉटेड टाइप। स्लॉटेड टाइप, तो स्ट्रेनर टाइप जनरली हम घर में यूज करते हैं, 99% यही यूज होता है, इसमें स्ट्रेनर लगा होता है। तो ये कब क्लॉगिंग होता है? जब यहाँ पे फाइन सैंड आ जाए तो इसके जो पोर्स हैं वो फिल हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं। इसी को ओवरकम करने के लिए ये कैविटी टाइप यूज किया जाता है। यहाँ पे कैविटी फॉर्म होती है तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती है। तीसरा होता है स्लॉटेड टाइप। तो ये किसका डिमेरिट है? ये है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और टेक आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक। इसको क्या बोलते हैं? कोरिंग बोलते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे हैविंग द विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ दिया हुआ है W, ये W विड्थ दिया हुआ टोटल, एंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी जो हाइट है वो h है, द स्लोप दिया हुआ 1:y का, 1:y का, हैविंग नो ट्रांसवर्स स्लोप, कोई स्लोप नहीं है। कह रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है एरिया फाइंड करने के लिए? तो एरिया ऑप्शन फाइंड करने के लिए क्या है? W इंटू एच प्लस वाई एच स्क्वायर। ब्रेकिंग टेस्ट है, स्पीड है 18 kmph और अप्लाई ब्रेक, स्किड मार्क कितना है? 5 मीटर। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्किड फ्रिक्शन, बहुत इजी है, हम जानते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है? U²/2GF, U²/2GF। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है F इजिकल टू, अब 2GF की जगह यहाँ पे L आ जाएगा स्किड मार्क। तो U कितना है यहाँ पे? U 18 kmph है, तो 18 को हमें डिवाइड कर देना है किससे? 3.6 से, फिर इसको स्क्वायर कर देना है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि बाकी सब यूनिट मीटर में है। 2G की वैल्यू 9.81 और L की वैल्यू है 5 मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आपको आंसर मिलेगा 0.25। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा आपको 0.25। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन यूजिंग अ डिजायरेबल वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो किसको कंट्रोल करता है? सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज
डिपिक्टिंग शटरिंग। शटरिंग क्या होता है? ये क्या है? प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स। शटरिंग क्या होता है? जो माउल्ड फॉर्म करता है कंक्रीटिंग के लिए। तो डी ऑप्शन क्या शो कर रहा है? माउल्डिंग। ये हो गया शटरिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज कैरी ओवर फैक्टर फॉर अ बीम हिंज्ड एट बोथ एंड। कैरी ओवर फैक्टर क्या है? दोनों एंड अगर हिंज हो, कैरी ओवर फैक्टर होता क्या है बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे कोई मोमेंट एम अप्लाई करते हैं तो इस एंड पे कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मोमेंट कितना अप्लाई कर रहे हैं एक एंड पे वो, और दूसरे एंड पे जितना मोमेंट जा रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? कैरी ओवर फैक्टर। दोनों एंड अगर हिंज हो तो दोनों एंड हिंज में कितना होता है? देखो इस पे जीरो जाएगा क्योंकि ये हिंज सपोर्ट तो मोमेंट ले नहीं सकता, तो जीरो ओवर एम। एम अप्लाई किया था हमने, इस पे कितना ट्रांसफर हुआ? जीरो। तो इसकी कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। अगर फार एंड अगर फिक्स होता, मान लो यहाँ पे फिक्स है और एक तरफ हिंज है जहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया, अब यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या होगा? अगर एक एंड हिंज है तो अगर फिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिक्स अप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा इधर ट्रांसफर होगा, डिवाइड बाई एम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब अगर फार एंड फिक्स हो तो हाफ हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम के केस में कितना होगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्पोरेशन परचेज अ मशीन दैट कॉस्ट। मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है 30,000, लाइफ है 5 ईयर्स, और कह रहा है कि कॉर्पोरेशन अंडरस्टैंड दैट इफ इट सेल मशीन नाउ, अगर अभी बेचेगा तो किसका कितना मिलेगा? 10%। अभी हम डिस्कस करते हैं उसको क्या कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो 10% कितने होगा इसका? 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000। और यही इसकी क्या है? सैल्वेज वैल्यू। ये पूछा है कि क्या है ये सैल्वेज वैल्यू, किसको बोलेंगे? सैल्वेज वैल्यू उसी को बोलते हैं कि विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। तो 3,000 इज द सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द गिवन रिलेशनशिप कंसर्निंग द फॉर्मूला मिड सेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे भी। अर्थवर्क क्या होता है? मिड सेगमेंट एरिया और पीरियड विद इन टू प्राइमरी, इसको बोलते हैं अर्थवर्क वॉल्यूम। बिल्कुल सही। मीन डेप्थ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ मिड सेक्शन, हमने ये भी डिस्कस किया था। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो क्या पूछा है इसमें? करेक्ट कौन सा है? तो 1 and 2। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिक्सर यूज्ड इन द मिक्सिंग प्रोसेस। देखिए जनरली दो टाइप के मिक्सर होते हैं। एक बार हम लोग पहले मिक्सिंग देख लेते हैं, मिक्सर देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से टाइप के मिक्सर होते हैं। देखिए ये जनरली टाइप ऑफ मिक्सर है। ये 3 टाइप के मिक्सर होते हैं। हम जानते हैं कि जो ऊपर आपको 3 दिख रहे हैं ये ड्रम टाइप है। ये कौन सा टाइप का है? ये ड्रम टाइप का है। ड्रम टाइप में ये कौन सा है? टिल्टिंग। ये क्या होता है? टिल्ट होता है। जब इसे मिक्स कर देते हैं फिर इसको हम जब डिस्चार्ज करना होता है तो इसको हम टिल्ट करके सिंपली ले सकते हैं। ये क्या है? नॉन टिल्टिंग। नॉन टिल्टिंग ये हमेशा इसी एक्सिस पे रोटेट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जब हमें इसको बाहर निकालना है तो यहाँ पे एक हम सूट लगाएंगे जिसमें मटेरियल बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सूटिंग हम इंसर्ट करेंगे तो मटेरियल बाहर आएगा। और ये क्या है? नॉन टिल्टिंग में ही रिवर्सिंग टाइप है। ये क्या है? रिवर्सिंग टाइप, जिसे हम डीवल बोलते हैं, डीवल ड्रम टाइप। इसमें क्या होगा? ये भी इसी का एडवांस वर्जन है। इसमें हमें सूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सूट भी लगा के निकाल सकते हैं, और इसको अगर हम उल्टी साइड में अगर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें। और ये क्या है? पेन टाइप। ये पेन टाइप मिक्सर है। इसमें हम पेन में इसमें कंक्रीटिंग सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के घुमाते हैं तो ये मिक्स होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मिक्सर है जिसमें ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, रोटेट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बाय इंसर्टिंग अ सूट, बिल्कुल सूट भी के थ्रू भी हम ले सकते हैं डिस्चार्ज, और बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन, और डायरेक्शन को रिवर्स करके भी हम ले सकते हैं डिस्चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए टिल्टिंग में तो है नहीं है, टिल्टिंग में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधा टिल्ट कर देंगे अपने आप बाहर आ जाएगा। नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर में 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमने डिस्कस किया था, ये होता है डिवल ड्रम मिक्सर। इसमें नॉन टिल्टिंग में क्या है कि हमें सूट से ही निकालना पड़ेगा, रिवर्सिंग की फेनोमेना नहीं होती है। ड्यूअल ड्रम जो होता है इसमें दोनों ही तरीके से हो सकता है, इसलिए ड्यूअल ड्रम इसका राइट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द